नमस्कार डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, एकेडमिक काउंसलर, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क की एडिशनल गाइडलाइंस जो कि अभी 25 अगस्त 2025 को ऑफिशियली रिलीज़ हुई हैं, वो आपको निर्माण कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए चाहिए होंगे, को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट वर्क की, और आपको क्या क्या एडअप करना है इसमें, और क्या क्या चेंजेस की गई हैं, वो सब कुछ इसी में ही आपको बताया जाएगा। इसके बाद ये हैं आपके गाइडलाइंस फॉर लर्नर्स। ये जो गाइडलाइंस हैं ये स्पेसिफिकली किसके लिए हैं? ये गाइडलाइंस जिन लोगों ने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है या फिर जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, ठीक है, या फिर जो लोग ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके हैं, पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, कोई 23 बैच का स्टूडेंट है, 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने प्रोजेक्ट वर्क में पहले पास नहीं हुए हैं, तो उनको भी अगर अपना प्रोजेक्ट रीसबमिट करना है तो ये सेम गाइडलाइंस ही उनको भी फॉलो करनी होंगी। ये गाइडलाइंस सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है, टोटली इसको चेंज नहीं किया गया है। जो बाकी की इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए, वो सारी आपको DECE 4 के मैनुअल में मिल जाएंगी। जैसे कि आपने फेज 1 में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, फेज 2 में कैसे और क्या लिखना है, फेज 3 में क्या करना है, वो सारा जो आपके पास ऑलरेडी DECE 4 का कोर्स वर्क का एक मैनुअल है प्रोजेक्ट वर्क का, उसमें जैसे लिखा हुआ है आपको वो सब कुछ वैसे ही करना है। अगर आपके पास वो मैनुअल अवेलेबल नहीं है, हार्ड कॉपी उसकी नहीं है, तो ये यहाँ पर इग्नो की साइट दी गई हुई है ई ज्ञान कोश की, यहाँ पर जाकर आप वो मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट मैनुअल जो है उसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। पहले आप अपना प्रोजेक्ट मैनुअल देखेंगे, फिर उसके बाद आपने अपनी गाइडलाइंस को देखना है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपका जो DECE 1, DECE 2 और DECE 3 के जो मैनुअल्स दिए गए हैं उनमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज दी गई हैं, उनका इस प्रोजेक्ट वर्क से कोई लेना देना नहीं है। वो जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं वो प्रोजेक्ट वर्क से बिल्कुल डिफरेंट है। आपका प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक्सरसाइजेज जो कि बाकी के 3 कोर्सेज में दी गई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्या इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ स्कूल। हम कौन कौन सा स्कूल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं? प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी सेक्शन, या फिर कोई भी आंगनवाड़ी जो कि अच्छी तरह से बच्चों के साथ काम कर रही हो, प्रॉपर फंक्शनिंग में हो। बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? जिन बच्चों के साथ आपने काम करना है प्रोजेक्ट वर्क में, 3 से लेके 6 साल की उम्र होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कूल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। जिस स्कूल में आपने काम करना है प्री स्कूल में बच्चों के साथ, कम से कम वो 2 से 3 घंटे डेली उनको वहां पर एजुकेशन दी जाती हो। प्री स्कूल एजुकेशन जो है कम से कम 2 से 3 घंटे वहां पर बच्चों को दी जाती हो, मतलब स्कूल में बच्चों के साथ कम से कम 2 से 3 घंटे काम किया जाता हो, वो स्कूल आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। बिना गाइड के आप प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जिस स्कूल को आप सेलेक्ट करेंगे, एक तो उसकी जो टाइमिंग है वो 2 से 3 घंटे, जो ड्यूरेशन है उसकी टाइमिंग की, वहाँ पर 2 से 3 घंटे बच्चों के साथ काम किया जाता हो। गाइड का होना ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चे की जो उम्र है वो 3 से 6 साल की होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट वर्क को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सबसे पहले हमें हमारा जो डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का मैनुअल 1 है, DECE 1 का जो मैनुअल है आपका थेरेटिकल है, ऑर्गेनाइजिंग द चाइल्ड केयर सर्विसेज, आपको इसको कंप्लीटली पढ़ना है। इसमें आपको ये समझ आएगा कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है। जैसे कि आपने जब प्रोजेक्ट वर्क बनाना है उसमें आपको ये होना होता है कि बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रही है या ग्रोस मोटर हो रही है या कॉग्निटिव हो रही है, वो सब कुछ आपको DECE 1 का मैनुअल पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। जो डेवलपमेंट है वो तेजी से कैसे हो सकती है, क्यूरिकुलम को प्लान करके, ठीक है। उसके बाद है कि अब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जब आपने अपना मैनुअल DECE 1 का पढ़ लिया हो। उसके बाद हमारा आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको DECE 1 का मैनुअल पढ़ना है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। दूसरे स्टेप में आपने DECE 4 का मैनुअल पढ़ना है अच्छी तरह से, जो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क का मैनुअल है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने बच्चों के साथ फेस टू फेस मोड में कैसे एक्टिविटीज़ को करना है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने जब प्रोजेक्ट का मैनुअल पढ़ लिया उसके बाद आपने ये जो अभी एडिशनल गाइडलाइंस नई आई हैं 25 अगस्त 2025 को रिलीज हुई हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रिवाइज्ड अनेक्शर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप था हमारा DECE 1 का मैनुअल पढ़ना, दूसरा था हमारा DECE 4 का मैनुअल पढ़ना, तीसरा हमारा स्टेप था ये जो एडिशनल गाइडलाइंस, रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो नई आई हैं इनको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, इसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने से पहले एक गाइड को आइडेंटिफाई करना है। स्कूल में जब आप जाओगे प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए वहां पर आपको एक गाइड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उस गाइड के साथ आपको डेली इंटरेक्शन करनी है, अपने काम के बारे में डिस्कस करना है कि हमने आगे क्या करना है या अभी जो एक्टिविटीज़ की हैं उसमें क्या कमियां थी, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। आपको डेली अपने गाइड को प्रोजेक्ट वर्क दिखाना है ताकि गाइड आपको बता सके कि आप जो काम कर रहे हो वो मैनुअल की गाइडलाइंस की अकॉर्डिंगली है भी या नहीं, ठीक है। और गाइड जो है वो आपके प्रोजेक्ट की हर स्टेज के ऊपर इवेल्युएशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेज 2 कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जब आप अपनी एक्टिविटी को प्लान करेंगे फिर आप गाइड को दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्टिविटी करेंगे तो गाइड आपको देखेगा एक्टिविटी को करते हुए, ठीक है। उसके बाद प्लान के बाद भी गाइड के मार्क्स वहां पर लगे होने चाहिए और कमेंट्स आपकी कॉपी में, प्रोजेक्ट फाइल में, और रिपोर्ट के बाद भी आपके कमेंट्स लगे होने बहुत ज़रूरी हैं।
इसके बाद है जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है वो कितने दिनों का होता है। हमारा प्रोजेक्ट वर्क जो है वो टोटली 30 डेज का होता है। 30 डेज मतलब ये नहीं कि आप अगर स्कूल में सैटरडे संडे ऑफ है तो आप उस सैटरडे संडे को भी 30 डेज में काउंट कर रहे हो। 30 वर्किंग डेज, ठीक है। मान लीजिए अब मंडे टू फ्राइडे को स्कूल वर्किंग है तो हफ्ते में कितने दिन हो गए, 5, ठीक है। आपको टोटल 30 वर्किंग डेज में काम करना है। प्रोजेक्ट वर्क में 30 डेज को उन्होंने 3 फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा आता है फेज 1, दूसरा हमारा आता है फेज 2, तीसरा हमारा आता है फेज 3। फेज 1 5 दिनों का होता है, फेज 2 20 डेज का होता है और फेज 3 5 डेज का होता है। फेज 1 में क्या होता है कि गाइड जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो हमें पूरे दिन के लिए उनको ऑब्जर्व करना होता है कि गाइड जो है वो कैसे काम बच्चों के साथ कर रहा है। फिर हमें रिपोर्ट को लिखना होता है। वो कैसे लिखना है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क के मैनुअल में दिया हुआ है। उसके बाद फेज 2 जो आपका 20 डेज का होता है उसमें क्या होता है, जो पहले के 10 दिन होते हैं उसमें आपको हर दिन एक एक्टिविटी करनी होती है, तो टोटल 10 एक्टिविटीज करनी होती हैं आपको, ठीक है। अब जो आगे के 10 दिन बच गए हैं उसमें आपको एक दिन में 2 एक्टिविटीज करनी है, मतलब टोटल 20 एक्टिविटीज हो गई। तो टोटल एक्टिविटीज जो फेज 2 में आपको करनी है वो होती है 30 एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद है फेज 3। फेज 3 में आपको अब पूरे हफ्ते का क्यूरिकुलम बनाना है, मींस 5 दिनों का क्यूरिकुलम बनाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंडे से फ्राइडे ही स्टार्ट करना है सब, ठीक है। आप बीच में भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर 5 डेज का क्यूरिकुलम आपको बनाना है। वो 5 डेज में आपको क्या करना है, 4 एक्टिविटीज एक दिन में करवानी है बच्चों को, ठीक है। यानी कि आपके पास उस दिन पूरा होल्ड होगा क्लास का। 5 दिन आप बच्चों की जो क्लास है वो आपके पास होगी गाइड की बजाय, ठीक है। अब पूरा दिन जब क्लास आपके पास है तो आप एक दिन में 4 एक्टिविटीज आपको बच्चों को कंपलसरी है करवानी। तो 5 दिन में जब आप 4-4 करके एक्टिविटीज करवाओगे तो टोटल 20 एक्टिविटीज आपको करवानी ही करवानी है, 20 एक्टिविटीज। तो टोटल कितनी एक्टिविटीज हमें बच्चों को करवानी है, 50 एक्टिविटीज जो होगी हमने बच्चों को करवानी है, ठीक है। फेज 2 में 20 एक्टिविटीज हो गई हैं और फेज 3 में फेज 2 में 30 एक्टिविटीज हो गई हैं और फेज 3 में 20। तो टोटल कितनी हो गई हैं हमारी 50 एक्टिविटीज, ठीक है। पहले क्या था, जब आप फेज 3 करते थे तो उसमें क्या होता था, या आप 3 एक्टिविटीज करवा सकते थे या 4, पर अब आपको एक फिक्स शेड्यूल हो गया है कि ये 4 एक्टिविटीज ही आपको एक दिन में करवानी है। ये है आपकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस। अब आपको वीडियोस भी बनानी है। जब आप फेज 2 बच्चों के साथ कर रहे हैं, आपको 30 एक्टिविटीज जब बच्चों के साथ करनी है तो आपको 30 वीडियोस भी बनानी है। जब फेज 3 आप बच्चों के साथ कर रहे हैं 20 एक्टिविटीज, तो आपको 20 वीडियोस बनानी है। तो 30 और 20 50 एक्टिविटीज होगी, तो वीडियोस भी टोटल कितनी होगी आपकी 50 वीडियोस। एक वीडियो जो है वो 5 मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट से कम की ना हो। ये हो सकता है कि 4.5 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच की हो, ठीक है। पर जो वीडियो है वो आपकी ऐसे नहीं है कि आप मान लीजिए आप आधे घंटे की एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने पहले 5 मिनट की वीडियो बना ली, ऐसे नहीं करना है। आपको जब वीडियो बनानी है तो वो इस तरह से बनानी है कि वो वीडियो आपकी शुरुआत भी दिखाए, एंडिंग भी दिखाए और मिडल भी दिखाए, ठीक है। फेज 2 में हमें 30 वीडियोस बनानी है, फेज 3 में हमें 20 वीडियोस बनानी है। एक वीडियो जो है वो कम से कम 5 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। अब वीडियोस बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें वीडियो बनाने से पहले बच्चों के पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, या स्कूल के प्रिंसिपल से, या फिर इंचार्ज जो स्कूल का है उससे परमिशन लेनी इन रिटर्न।
रिटन में परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो है उसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आपने दिखाना नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें बच्चों का फेस हमें दिखाना ही नहीं है, ठीक है। हमें बच्चों की बिल्कुल जो प्राइवेसी है वो रखनी है। आप बच्चों की बैक दिखा सकते हैं और अपना जो है वो फेस दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, इस तरफ बच्चे बैठे हैं, आप बच्चों की बैक साइड से किसी एडल्ट को बोल सकते हैं कि वीडियो लो, ताकि आपका फेस उसमें बिल्कुल क्लियर हो और बच्चों की उसमें बैक आ जाए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और थी कि जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फेस 1 में मान लीजिए आपने एक राइम की एक्टिविटी करवाई, पर जब आप फेस 1 की वीडियो को अपलोड करते हैं तब उसमें स्टोरी की वीडियो होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी 1 राइम की है तो जो वीडियो आप बना रहे हैं, पेन ड्राइव में डाल के भेज रहे हैं, जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करनी है आपको वीडियो अब, ठीक है। पहले क्या था, जो गाइडलाइंस थी उसमें आप यूट्यूब में अपलोड करते थे, अब आपको यूट्यूब पर वीडियोस को अपलोड नहीं करना है। आपको वीडियोस एक पेन ड्राइव में डाल के देनी है और उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये फेज 2 की एक्टिविटी 2 की वीडियो है, फेज 2 की एक्टिविटी 3 की वीडियो है, और सेम वीडियो होनी चाहिए जिसकी आप प्लान और रिपोर्टिंग लिख रहे हैं। वीडियो में ज़्यादातर फोकस आप पे होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बच्चों के फेस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों का साइड पोज या बैक पोज आ सकता है, ठीक है। बच्चों की कॉन्फिडेंशियलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। और क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियोस के लिए कि जो अनेक्शर 1B है उसमें आपको मेंशन करना है कि हमने वीडियोस को रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों के पेरेंट्स और स्कूल की परमिशन ले ली थी। आपको जो वीडियोस भेजनी है वो एक पेन ड्राइव में डाल के प्रोजेक्ट वर्क के साथ भेजनी है। अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की ही वीडियोस भी होनी चाहिए। आपको पेन ड्राइव जो है वो सेपरेटली नहीं भेजनी है, ना प्रोजेक्ट वर्क के साथ भेजनी है। अगर आप दोनों चीज़ों को अलग अलग भेजेंगे तो हो सकता है कि इग्नो में हैंडल करते हुए उसको खो दिया जाए या डैमेज भी हो सकती है। आप अपनी पेन ड्राइव को बहुत ध्यान से एक अच्छे से पैकेट में रैप करके, ठीक है, भेज सकते हैं ताकि वो पोस्ट में भी डैमेज ना हो। जो पेन ड्राइव आप जब पैकेट में पैक करेंगे तो उसको आप प्रोजेक्ट फाइल के साथ पैकेट को अटैच कर सकते हैं, एक अच्छा सा मजबूत धागा लेके, ठीक है। दोनों को एक ही पैकेट में पैक करना है आपको, ठीक है। आप उस पर पेन ड्राइव के ऊपर अपना रोल नंबर और नाम लिखते ज़रूर, ठीक है। पैकेट के ऊपर लिख दीजिए अपना नाम। अगर पेन ड्राइव पर किसी तरह से कोई स्लिप चिपका के आप लिख सकते हैं तो वो भी, पर ये ध्यान रखिएगा कि कल को उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनर को, ठीक है। ये जो पॉकेट है जिसमें आपने पेन ड्राइव डाली है, ठीक है, उसी में ही आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी होनी चाहिए। अब एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको जब फेज 2 और 3 का एक्टिविटीज करनी है तो आपको वो एक साथ नहीं लिखनी है उसके प्लान। जैसे 50 एक्टिविटीज हो गई टोटल, तो 50 की 50 जो प्लानिंग है आप एक साथ मत लिखिए, गाइड के पास एक साथ मत लेके जाइए उसको। आप जैसे पहले आप थोड़े से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़े, उसको आप 5 to 10 के बैच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक दिन में आप बच्चों के साथ ज़्यादा एक्टिविटी फेज 2 में मत करने की कोशिश कीजिए। जैसे पहले दिन में आपको एक दिन में एक एक्टिविटी बोली गई है और बाकी के 10 दिन में फेज 2 में आपको एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ बोली गई हैं, उतना ही कीजिएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी बोरिंग हो जाता है।
उसके बाद फेज 3 में क्या है, जब आपको बच्चों को पूरे दिन के लिए संभालना है, एक दिन में 4 एक्टिविटीज़ करवानी है, तो आप 4 एक्टिविटीज़ के बिना बच्चों को खाने के लिए भी ब्रेक दे सकते हैं, टॉयलेट टाइम के लिए भी ब्रेक दे सकते हैं, पर ये 4 एक्टिविटीज़ के अलावा होगा, मतलब एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, आप एक्टिविटीज़ को, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ लिख लीजिए, गाइड को दिखा दीजिए, फिर वो कंडक्ट कर लीजिए, फिर उनकी रिपोर्ट्स लिखिए। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी प्लान के ऊपर मूव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन। आपके साथ जो प्रोजेक्ट मैनुअल आपको दिया गया है और जो ये जो एडिशनल गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, ये आप अपने गाइड के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी कोई अनेक्शर्स हैं रेलेवेंट या कोई मार्किंग स्कीम दी गई है, वो भी आप गाइड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये जो मार्किंग का परफॉर्मा है वो आपके मैनुअल में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, और अनेक्शर्स मैं इसमें भी आपके साथ शेयर करूंगी और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी उन अनेक्शर्स को ले सकते हैं। जो भी कोई आप बच्चों के साथ प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए काम करते हैं, वो आपको गाइड को रेगुलर बेसिस के ऊपर शो करना है। गाइड उसको रेगुलरली देख के साइन करेगी और डेली बेसिस पे मार्क्स देगी। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पहले 5 एक्टिविटी प्लान्स लिख लिए फेज 2 के, आप गाइड को दिखा दो, गाइड उसको देख के आपको मार्क्स दे देगी। फिर जब आप डेली बेसिस पे बच्चों के साथ करेंगे, उसके बाद गाइड उस पर भी आपको मार्क्स देगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर गाइड क्या करेगी, जब आप रिपोर्ट लिख के दोगे तो उस पर भी वो मार्क्स ज़रूर देगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने वीडियो बनाई है वो आप अपने गाइड को शो करो, क्योंकि गाइड तो ऑलरेडी ही आपको वहाँ पर बैठ के देख रही होती है। पर अगर गाइड वीडियो को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको ज़रूर दिखाइएगा। अब गाइड की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिसको आप अपना गाइड ले सकते हैं। ऐसी नहीं कि जो स्कूल में पढ़ा रहा है आपने उसी को ही गाइड ले लिया, आपको सबसे पहले उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करनी है। क्या होनी चाहिए, या तो बैचलर्स बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए होम साइंस में, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में, या फिर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, या फिर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में होना चाहिए। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और बेसिक टीचर कोर्स जो है वो होना चाहिए। बीएड डिग्री, अगर किसी के पास बीएड डिग्री है तो उसको साथ में एक या एक से ज़्यादा सेमिनार, वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उसने अटेंड किए हों प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप किसी आंगनवाड़ी वर्कर को अपना गाइड ले रहे हो तो उसने प्ले एंड प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्ले एंड एक्टिविटीज़ होती हैं प्ले से रिलेटेड या कोई भी प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी हो। एक तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान रखनी है गाइड की, दूसरा हमें वर्क एक्सपीरियंस भी ध्यान में रखना है। एक तो वो प्रेजेंटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहा हो, ठीक है, दूसरा कि उसने कम से कम 1 साल तक प्री स्कूल बच्चों के साथ काम करने का उसको एक्सपीरियंस हो, कम से कम, इससे ज़्यादा हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है गाइड की और उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी सारी डिटेल्स आपको अनेक्शर 7 में देनी है और टीचर की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट फोटोकॉपीड और अटैच करिए और वर्क एक्सपीरियंस भी आपको अटैच करना है। दिस इज अनेक्शर 7। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले गाइड का नाम लिखिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है,
ठीक है। फिर उसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एनेक्सर 7 के साथ ही, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उन्होंने गाइड ने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसका भी फोटोकॉपी सर्टिफिकेट की आप अटैच कर सकते हैं। फिर टीचर को कितना एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ काम करने का वो लिखिए, ठीक है, और उसका भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच कर दीजिए। फिर यहाँ पर डेट, प्लेस, गाइड के सिग्नेचर और उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। फिर यहाँ पर जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल या इंचार्ज हैं उनके नाम और सिग्नेचर, या आपके स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के, और फिर उनकी यहाँ पर नीचे आप स्टैंप भी लगवानी ज़रूरी है। इसके बाद है आपका अनेक्सर 1A। अब हमने जो मैनुअल में अनेक्सर 1A दिया गया है वो नहीं यूज़ करना और ना ही पुरानी गाइडलाइंस वाला यूज़ करना है। यहाँ पर हमें नई गाइडलाइंस वाला अनेक्सर 1A जो है वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमें ये सर्टिफिकेट आपको दिया गया है जो कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल या इंचार्ज से सिग्नेचर इसके ऊपर करवाने हैं, और यहाँ पर नीचे जो है आपको स्कूल के गाइड के जो आपने जिसको चूज किया है उनके सिग्नेचर करवाने हैं विद स्टैम्प। स्टैम्प ज़रूर लगी होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पता चल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट वर्क कितने टाइम में कंप्लीट किया। ये है आपका रिवाइज्ड अनेक्सर 1B, ठीक है। ये है आपकी खुद की डिक्लेरेशन, ये आपने खुद ने फिल करना है और यहाँ पर आप अपने खुद के नाम और सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और भी अनेक्सर्स हैं जो आपने लगाने हैं, जैसे कि अनेक्सर 2, 3A, 3B, 4, 5 एंड 6। ये हो गए आपके 6 अनेक्सर्स, ठीक है। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अनेक्सर्स भी आपने लगाने हैं। पर इसमें से जो अनेक्सर 6 है वो कंपल्सरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, ठीक है। जो अनेक्सर 6 है अगर आपके रीजनल सेंटर उसको साइन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर से भी उसको साइन करवा सकते हैं, ठीक है, या आप अपने कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर से साइन करवा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अनेक्सर 1A रिवाइज्ड जो अभी नई गाइडलाइंस में आया है, अनेक्सर 1B जो अभी नई गाइडलाइंस में आया है, अनेक्सर 2, 3A, 3B, 4, 5 एंड 6 ऑलरेडी आपके मैनुअल में अवेलेबल है, वही यूज करने हैं लगाने के लिए, ठीक है। अनेक्सर 7 जो अभी नई गाइडलाइंस में आया है वो अटैच आपको करना है। ये सारे अनेक्सर्स को लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी फाइल इग्नो से वापस आ जाएगी, वो आपकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इवैल्यूएशन कैसे है, पहले क्या था कि आपके गाइड जब इवैल्यूएट करते थे तो उसका 70% पार्ट काउंट होता था, ठीक है। अब क्या है कि जब आपके गाइड, मान लीजिए आपके गाइड आपको मार्क्स दे रही हैं आपकी सारे उसके फाइल के, ठीक है, तो आपके उसमें से मान लीजिए आपकी 1450 1450 का आपका प्रोजेक्ट फाइल के मार्क्स हैं टोटल, ठीक है। आपके उसमें से 1000 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, आपके उसमें से 1000 मार्क्स आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1000 डिवाइडेड बाय 1450 1450 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल आपके 21 मार्क्स गाइड की तरफ से बन जाएंगे 30 में से, ठीक है। अब जो इग्नो के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो आपके 70% में से मार्क्स देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उनके भी मैं आपको सेम एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 मार्क्स आए आपके 1450 में से, तो हम यहाँ पर करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1450 मल्टीप्लाई बाय 70, तो
48 मार्क्स उनके हो गए, 48 + 21 59। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर और है कि जो इग्नो के एक्सपर्ट्स हैं, जब वो आपके प्रोजेक्ट फाइल को फाइनली चेक कर रहे हैं, उनको लगता है कि गाइड ने कम ज़्यादा मार्क्स दिए हुए हैं, जो कि इतने मार्क्स मतलब वो एक्यूरेट नहीं है या ठीक नहीं है, तो वो मॉडिफाई भी इसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आपकी गाइड के मार्क्स को, ये उनके पास अथॉरिटी है। फिर सबमिशन आपको कैसे करनी है प्रोजेक्ट फाइल की? सबसे पहले क्या है, जो प्रोजेक्ट फाइल आपकी है वो हैंड रिटन होनी चाहिए। टाइप्ड फाइल जो है, अगर आपने ओरिजिनल काम किया है, आपकी वीडियोस भी ओरिजिनल हैं, फिर आपने टाइप्ड फाइल भेज दी है, टाइप करके आपने फाइल को भेज दिया है, तो वो आपकी फाइल जो है वो फेल होके वापस आ जाएगी आपके पास दोबारा से। हार्ड कॉपी हमें सबमिट करनी है और हैंड रिटन। ठीक है। कंप्यूटर या पेन ड्राइव में डाल के हमें ऑनलाइन कोई भी कॉपी की सबमिशन नहीं होती है प्रोजेक्ट फाइल की। आप अपनी फाइल को पोस्ट करेंगे इग्नो में। जो आप पेन ड्राइव भेजेंगे वो आप सेम पैकेट में डाल के प्रोजेक्ट फाइल के साथ अटैच करके अच्छी तरह से मजबूती से भेजेंगे। कोई भी वीडियो जो है वो अब यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, सिर्फ पेन ड्राइव ही आएगी। कहाँ भेजनी है आपको प्रोजेक्ट फाइल? रूम नंबर 19, ब्लॉक 3, प्रोजेक्ट सेल, स्टूडेंट एवेल्यूएशन डिवीजन, इग्नो, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। इसके नीचे आप अपना फॉर्म ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ से आ रही है। उसके बाद सबमिशन डेट सब क्या है? जिन बच्चों की जनवरी 2025 में एडमिशन हुई है, उन लोगों के लिए सबमिशन डेट है 15 दिसंबर 2025। जिन बच्चों की जुलाई 2025 में एडमिशन हुई है, उनके लिए सबमिशन डेट है 15 मई 2026। पर इसके बिना क्या है, अब आप कहते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट वर्क अब तक कंप्लीट ही नहीं किया इन डेट्स तक, तो हम क्या करेंगे? इग्नो आपको 3 साल देता है अपनी डिप्लोमा को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। 15 दिसंबर मिनिमम डेट है जनवरी बैच के लिए। जुलाई बैच के लिए 15 मई जो है वो मिनिमम डेट है। इसके बाद अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन ली है, ठीक है, तो आपके पास 3 साल है। 3 साल के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। जुलाई 2025 में ली है तो आपके पास 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सबमिट कर सकते हैं कंप्लीट करके। ये मिनिमम डेट होती है कि इस डेट तक आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो इसके बाद आपके पास 2 साल और होते हैं अपनी फाइल को सबमिट करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं थोड़े से कि अभी भी कुछ प्री स्कूल्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे हैं, पर इग्नो ऐसे स्कूल्स में आपको काम करने के लिए मना करेगा। ठीक है। इग्नो ऐसे प्रोजेक्ट वर्क को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो स्कूल्स ऑनलाइन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ ऑफलाइन ही प्री स्कूल में जाना है, जो ऑफलाइन काम करते हैं वहीं पर बच्चों के साथ आपको काम करना है। ठीक है। आपका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क है वही सिर्फ इवैल्यूएट होगा। ठीक है। आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है, ना तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क मार्केट से लेंगे, मार्केट से भी आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो नहीं खरीदना है, ना ही आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स जो आपके और स्टूडेंट्स होते हैं, ना ही आप उनसे प्रोजेक्ट वर्क को खरीद सकते हैं, ना ही उनकी कॉपी करिएगा प्रोजेक्ट वर्क की। ना आप मार्केट से प्रोजेक्ट वर्क खरीदेंगे, ना ही आप वेबसाइट से कॉपी करेंगे, और ना ही आप किसी दूसरे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट वर्क को कॉपी करेंगे। सिर्फ ओरिजिनल वर्क जो है
उसको ही इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट वर्क कॉपी है या मार्केट से ख़रीदा हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट वर्क आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और उसकी मार्किंग क्या की जाएगी, या तो कॉपी केस उसके रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा या आपके ग्रेड कार्ड में फेल लिख दिया जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल वर्क जो है उसको ही इवेल्युएट किया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।